प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है सिटी केबल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज के इस पंचायत के अंक में हमारे साथ एक ऐसे युवा रंगकर्मी हैं जिनका परिचय कराना मुझे ऐसा लगता है कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो आज बहुत ही खुशी और हर्ष के साथ मैं स्वागत कर रही हूँ। हमारे बीच पधारे हुए हैं सुशील शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुशील जी आज यहाँ पर आए हुए हैं हमारे विशेष आमंत्रण पर। अल्प प्रवास के लिए आप रीवा आए हुए हैं और वैसे आप दिल्ली रहते हैं। तो सबसे पहले सुशील जी आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो बहुमुखी प्रतिभा मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन कौन सी प्रतिभाएं आपके अंदर हैं जो आपको बहुमुखी प्रतिभा का धनी, हालांकि जानकारी है सभी को, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सिटी केबल रीवा का। और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आज रीवा में हूँ और मैं सिटी केबल के साथ, मेरा 20 वर्षों का नाता है। तो इन 20 वर्षों में मैंने सिटी केबल को बहुत सारे रूपों में देखा है और आज मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर काम करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दरअसल में बहुमुखी प्रतिभा ऐसी कुछ भी नहीं है। आपकी नज़रों में मैं प्रतिभावान हो गया हूँ, बाकी क्या है, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव में सिद्ध, ऐसा हो जाता है। तो दरअसल में क्योंकि मैं थिएटर फील्ड से हूँ तो थिएटर में क्या है कि आपको मल्टीपल होना बहुत ज़रूरी है। आपको म्यूज़िक का नॉलेज होना चाहिए, आपको डांस का नॉलेज होना चाहिए, और आपको सिंगिंग आनी चाहिए, आपको एक्टिंग तो आनी ही चाहिए मस्त। तो कुछ चीज़ें जो हैं विरासत में मिल गई और कुछ मतलब धक्के खाकर सीख गया और कुछ चरण बंदन करके सीख गया गुरुओं की। बस यही एक शुरुआत रही। तो मेरी फैमिली जो थी उसमें म्यूज़िक बचपन से लोग, वहाँ पर मेरे मामा जो थे वो गाते हैं, अभी भी गाते हैं। मेरे नाना अब नहीं है इस दुनिया में, मेरी माँ सिंगर थी, वो भी गाती थी। और तो म्यूज़िक वहाँ से मुझे मिला। डांस में रीवा के बहुत प्रतिष्ठित एक कलाकार थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उमेश शुक्ला उनका नाम था। तो मैं उनके साथ काफ़ी सालों तक मैंने उनके साथ रहा, तो उनको देख देख करके सीखता रहा। तो कुछ कुछ चीज़ें, हालांकि अब डांस में नहीं करता, बट बहुत सारी चीज़ें उनसे मिली जो आज भी मैं थिएटर में वो करता हूँ। एक्टिंग का, क्योंकि रीवा इप्टा से एक ऐसी संस्था थी जहाँ पर सबकी शुरुआत शायद रीवा में अगर हुई है तो रीवा इप्टा से हुई है। तो इप्टा आई थिंक मेरी जननी अगर कहा जाए थिएटर की तो इप्टा रीवा है। तो वहाँ से शुरुआत हुई थिएटर की। चलिए, तो ये हमने जाना सुशील जी के बारे में। अच्छा सुशील जी, ये जानना चाहेंगे कि आपको एक्टिंग का जो शौक था या जो लगाव था वो बचपन से था? हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर है, क्योंकि रामचरितमानस हमारे घर में बचपन से पढ़ी जाती थी। जी। तो वो किरदार मेरे सामने हमेशा घूमते रहते थे। और मेरी पैदाइश हुई पन्ना में, बट हम जब भी छुट्टियों में आते थे तो हमारे नाना के यहाँ एक मंदिर है। तो जब रामनवमी के समय रामचरितमानस होती थी, और रामचरितमानस से वैसे भी विंध्य क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है, ऐसी रामचरितमानस शायद कहीं होती होगी हिंदुस्तान में।
तो वहाँ एक पिक्चर हमेशा उभरता था रामलीला का, और देखे भी रामलीला कल्पनाओं में। तो मुझे लगता था कि, और फिर जब 84 में सबसे पहली बार टीवी देखा तो कहीं ना कहीं वो छाप आ गई थी दिमाग में। सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली रामायण का हमारे यहाँ बहुत क्रेज था जब वो होते थे रामायण के जो रामायण होली चौपाई रामचरितमानस, तो हम लोग जब जाते थे तो बचपन में उन किरदारों को अपने अंदर, तो शायद आपने अपने अंदर राम या उस किरदार को अंदर बिठाया। एकदम वही कुछ था मतलब। और मैं कभी, मेरी सबसे पहले मैंने मुझे लगता है कि उम्र में, जो कम उम्र में देखी रामलीला, मैं शायद 9 साल का रहा हूँ। तो 8-9 साल की उम्र में, तब मैं गाँव में, जब लालटेन और पेट्रोमैक्स में हुआ करती थी रामलीला, तो मैंने अपने गांव में, मेरी बुआ मुझे कंधे पे उठा के लेके गई थी। गांव में जाना बड़ा मुश्किल होता था उस जमाने में कि कीचड़ में पैर, रात में, तो मेरी बुआ मुझे कंधे में बिठा करके रामलीला, तो वो एक वहां पर कुछ कॉमेडी किरदार थे, और रामलीला जिस तरह से मुर्दा शंख लगा करके हो रही थी, कहीं ना कहीं लगता था कि अच्छा उतना बड़ा तो वो भी है, शायद मैं भी वहां पर चला जाता या कुछ बंदर बन जाता, या राक्षसों में मेरी एंट्री हो सकती थी। तो ऐसा कुछ था पहले से भी, तो शायद वही कुछ, ये पता बाद में चला एक इस पे बहुत कि मैं एक्टिंग क्यों करता हूँ। शायद इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें मेरा फैमिली बैकग्राउंड वो है, क्योंकि मेरे पिताजी ने बताया, मैंने एक बहुत अच्छा वाकया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे फादर के पास एक रेजर है, और वो लगभग कई साल से यूज कर रहे थे, तो वो लगभग टूट गया था, तो वो कभी कागज लगा के उसको वो करते थे, कभी पॉलीथीन लगा करके। आजकल की जनरेशन को वो पता ही नहीं होगा कि वो किस टाइप का होता था, आजकल तो यूज एंड थ्रो आता है। तो मेरे फादर से मैंने कहा, पापा यार फेंक दो आप इसको, क्या हम दूसरा ला लेते हैं। तो बोले नहीं, इसके साथ मेरी यादें जुड़ी हैं। मैंने कहा क्या, कैसी यादें? तो बोले मैं जब कक्षा 8 में था तो मेरे टीचर ने मुझे गिफ्ट किया था। मैंने कहा क्यों? बोले मैं एक नाटक करता था, उसमें मैं कृष्ण बनता था, तो मुझे मूंछें आ गई थी। तब मुझे लगा कि मुझे ये जो मिला है वो विरासत में मिला है, वो फादर से मिला है मुझे। तो शायद कहीं ना कहीं मेरे पापा जो थे, तो उन्होंने एक आध प्ले जो किए थे, नाटक किए थे, वो अधूरे रह गए, वो आपके अंदर आपके द्वारा पूरे हो गए। हालांकि वो चिढ़ते बहुत थे कि यार तुम थिएटर करोगे तो कैसे चलेगा, सरवाइव कैसे करोगे। लेकिन मुझे लगता है कि थिएटर में आप अच्छी तरह से सरवाइव कर सकते हैं अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो, अगर आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं तो, अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तान में अपना नाम कर सकते हैं, और हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में नाम कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। और सुशील जी, आगे ये जानना चाहेंगे कि इस समय आप दिल्ली में हैं और वहीं पर आपका निवास है, तो रीवा से दिल्ली तक का सफर, और उस बीच क्या कुछ ऐसा हुआ जो आप, रीवा में क्या वो अपॉर्चुनिटी नहीं है? आई थिंक रीवा में अपॉर्चुनिटीज की बात तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये होता है ना कि जैसे अभी एक स्लोगन आया, आपदा में अवसर, शायद हम नहीं भुना पाए जब हमारे पास, लेकिन हमने उस वक्त में बहुत उम्दा काम किया है। जब कुछ भी नहीं था हमारे पास, तब भी हमने ऑडिटोरियम्स में हम शो करते थे, चाहे वो आपका मेडिकल सभागार रहा हो, या सैनिक स्कूल का सभागार रहा हो, या मानस भवन रहा हो, उस दौरान TRS कॉलेज का हॉल रहा हो, या साइंस कॉलेज का हॉल। तो पहले टीचर्स भी, जो लोग भी थे, वो बहुत हेल्प करते थे थिएटर को लेकर के। भले हम पूरे मार्केट में 10 रुपए का टिकट बेचने के लिए इधर उधर भागते थे, लेकिन लोग कहते थे यार इसको दे दो यार, ये पूरा दिन घूमता है, 10 रुपए का टिकट खरीद लेंगे तो। और भीड़ भी बहुत होती है। और उस दौरान जो हम अपने घर से जो चीज़ें ले जा करके हमने थिएटर किया है, और ऐसा भी नहीं, अच्छे अच्छे नाटक हुए, जसमा उड़न, गोविंदा आला रे आला, टीन टप्पर, अंधा कुआं, और आपका सफ़र जैसे नाटक। तो ऐसा नहीं कि रीवा थिएटर ने कुछ दिया नहीं है, सबको बहुत कुछ दिया। जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं जो बाहर जाकर के एस्टेब्लिश है, तो उसमें मुझे लगता है कि रीवा के जितने भी सीनियर्स हैं और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं और जो प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने थिएटर को प्रमोट किया, उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। और खासकर रीवा की जनता का भी, और रीवा के व्यापारियों का भी, वो हमें देखते थे कि भाई यार लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हम किसी की दुकान में जाते थे तो वो बोलते थे कि यार ये आ गए थिएटर वाले, लेकिन कहीं ना घूम फिर के कि अरे यार चलो इनको दो, मदद करो, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो रीवा में बड़े नाटक भी हुए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ और करना है आगे। और हमारे यहाँ से एक बहुत सीनियर थे हमारे, दिलीप पावले, उनका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चयन हुआ। तो उन्होंने जब वो आए वापस से यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसे ऐसे टीचर हैं और भोपाल में थिएटर करते हैं, रेपेट्री चलाते हैं, और ये बात 98-97 की बात है, तो कुछ पैसे भी मिलते हैं।
तब ये लगा, तब तक मैं रीवा में हम अपने घर वालों के लिए नकारे हो चुके थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे थिएटर में। जी, पहले का तो दौर ही हाँ। था कि अच्छा वो पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कुछ बेटे को ऐसा बनना है। हाँ। और अगर वो रंगकर्मी की तरफ है, हाँ। रंगकर्मी की तरफ, तो मतलब कि हाँ। ये बेकार है। एकदम। तो हालांकि उस दौरान भी लोग, जब हम शोज करने जाते थे, डॉक्टर्स हमारे पास आते थे जो MBBS कर रहे होते थे कि हमें भी थिएटर ज्वाइन करना है आप लोग। तो हमें लगता था कि नहीं यार, हम अच्छा काम कर रहे हैं, कि डॉक्टर्स भी आते हैं यहाँ के लिए। तो उन्होंने बताया कि आप वहाँ चले जाओ, तो उनसे बात हुई थी। फिर मैं 97 में भोपाल गया और रंग विदूषक एक संस्था है जिसके डायरेक्टर थे वहाँ पर मिस्टर बंसी कौर, तो उनके साथ मैंने वहाँ पर लगभग 2 साल कंटिन्यू थिएटर किया, प्रोफेशनल थिएटर किया, एज एन एक्टर वहाँ ज्वाइन किया और एज ए म्यूजिशियन भी वहाँ काम किया। तो उस दौरान मुझे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिले, क्योंकि रीवा में यहाँ इतने सारे इंस्ट्रूमेंट की वैरायटीज जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो थिएटर म्यूजिक में एक अलग पकड़ हुई और वहाँ अंजनापुरी थी। फिर उस दौरान बाबा कारण जी जो थिएटर जगत का नाम है एक बहुत बड़ा, तो उनको भी उनकी वर्कशॉप में रहा, अलखनंदन जी का काम देखा और भी बड़े डायरेक्टर्स जो थे वहाँ पर फेस्टिवल होते थे, थिएटर फेस्टिवल्स, तो आते थे, भारत भवन हो गया, रवि भवन हो गया। तो जब वहाँ देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं दरअसल में कुएं में था, अभी मैं थोड़ा सा समंदर में आया हूँ, मुझे खोजना पड़ेगा। तो वो मोती तलाशने के लिए मैं वापस वहाँ से रीवा से जर्नी आपकी दिल्ली तक पहुंची। हाँ, तो वहाँ से लेकर के फिर मैं दिल्ली में सेटल हो गया और पिछले अभी 20 सालों से वहाँ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और अदर जो संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा सुशील जी, आपने कहा कि आप रीवा से निकले एक मोती की तलाश में जो आपको भोपाल से होते हुए दिल्ली तक लेकर गई। तो आप खुद में अपने आप में के अपने काम से कितना सेटिस्फाई पाते हैं कि आप अपने काम को कितने % तक दे पाए हैं? मुझे लगता है कि सिर्फ ऐसे नहीं देखना चाहिए कि मैंने पैसे कितने कमाए इस फील्ड में। मुझे लगता है कि मैंने नाम कितना कमाया इस फील्ड में, वो मायने रखता है। मैं जब यहाँ से गया था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने 2200 रुपये का हारमोनियम खरीदा था और मैं उस दौरान जब मेट्रो नहीं चलती थी और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, बस में तो हम धक्के खा करके वो हारमोनियम लेकर कभी किसी स्टूडियो में, कभी कहीं प्रचार प्रसार का भी उतना साधन नहीं था, कुछ भी था। तो मैं दिल्ली के शहर में अपने सर पे हारमोनियम लाद के गया हूँ थिएटर के लिए म्यूजिक करने यहाँ वहाँ पर, और जो भी पैसा मिलता था, चाहे वो 500 रहा हो, 2000 रुपए रहा हो, तो मुझे लगता था कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी दिल्ली में जहाँ पर ये है कि वो सेंटर है थिएटर का, तो वहाँ पर जब खड़ा होता हूँ तो 4 लोग आकर के मिलते हैं, पैर छूते हैं नए बच्चे, और जो सीनियर्स हैं या जो हमारे टीचर्स हैं वो जानते हैं कि ये एक्टर है, ये म्यूजिशियन है, ये सिंगर है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद ये नहीं लगता है कि अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि थिएटर में पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ थिएटर में पैसे हैं, पर कोई एक्टर को देना नहीं चाहता, कोई म्यूजिशियन को देना नहीं चाहता। आप उसी पैसे से बने हुए हैं, आपके पास सरकारी ग्रांट है, सरकारी सहायताएं हैं, आपने रेपेट्रियां ले रखी हैं, तो अपने एक्टर्स को आप उसका शोषण मत करो यार। वो आपको मिले हुए हैं, वो एक्टर्स के लिए पैसे मिले हैं जो, और गवर्नमेंट की नजरों में आप ये मानते हैं कि शोषण होता है थिएटर में, होता है शोषण होता है। और हमसे ही जुड़े हुए लोग जो, जिनको सिर्फ फाइलों का काम आता है, जिनको थिएटर कतई नहीं आता, वैसे लोग अपना फाइलें बनाएंगे क्योंकि उनको फाइलें बनाना, और वो फिर हम जैसे एक्टर्स के लिए या जो हमारी कौम के लोग हैं उनका फिर शोषण करते हैं कि आप पैसे वहां से लेकर के आएंगे, फिर उनके अकाउंट में आएगा, फिर वो कहेंगे कि हमें डलवा दीजिए, हम फिर आपको इतना दे देंगे। या ना, ऐसा मत करो यार, बहुत पाक पवित्र चीज है। आपने थिएटर आपने शौक से ज्वाइन किया था, शुरू किया था, उसको व्यापार मत बनाओ। आप जो मजा मेला में था ना, वो मॉल में नहीं। अच्छा, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि निराशा हाथ लगी हो और ऐसा लगा हो कि नहीं अब ये सब छोड़ के घर जाना है? कभी कभी ऐसा लगता है, आज भी ऐसा होता है ना, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मैं मच्छरों के डर से जो है ना, तो मैं थोड़ी ना छोड़ दूंगा कुछ, ठीक है ना, ये काटते रहेंगे, इनका काम है, तो मच्छरों को से मैं डरता नहीं हूँ। हमें अपना काम करना है। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि यार लोग ये भी कहते हैं कि आप मीडिया क्यों नहीं करते ज़्यादा, आप में तो बहुत सारी कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं, आप मुंबई क्यों नहीं जाते। पर मुझे लगता है कि जो मुझे थिएटर ने दिया है, शायद मैं वापस से वही 20 साल लगाऊंगा मुंबई जाकर के। और अभी भी जो ऑफर्स आते हैं, या फिल्मों के, या टीवी सीरियल्स के, या यूट्यूब चैनल्स के लिए शॉर्ट फिल्म के जो ऑफर आते हैं, वो थिएटर से आते हैं। तो मैं क्यों जाकर के वहाँ अपना रिज्यूम लेकर के खड़ा रहूँ और लाइन में लगूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि थिएटर आपको सोच समझ
पैसा, तरक्की, ईमान सब कुछ देता सब है। कुछ देता है। एक परिपक्व इंसान एकदम। की श्रेणी में आपको लाकर खड़ा कर देता एकदम है। एकदम एकदम। तो चलिए सुशील जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आप हैं यहाँ पर तो डेफिनेटली हमारे जो दर्शक हैं वो भी कुछ आपसे सुनना चाहेंगे। तो कोई ऐसा किसी नाटक का आपका डायलॉग जो बहुत यादगार रहा हो तो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे और बेशक मैं भी सुनना चाहूंगी। ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जिनमें मतलब बहुत सारे जो आपका सबसे पसंदीदा किरदार रहा हो और जिसमें हम हालांकि कैरेक्टर जो होते हैं तो आप तो हर कैरेक्टर को डूब कर ही करते हैं, पर कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसपे हमारी एक नजर सी होती है कि नहीं, इसको मैंने बहुत सटीक किया और जिसको करके मुझे बहुत सुकून मिला। हाँ, फिर मैं और दरअसल में हम मेरी जो फैमिली है और खासकर मैं, मेरा बच्चा और मेरी पत्नी, हम तीनों थिएटर के लिए समर्पित हैं। मेरा बेटा जो है वो अभी 12 साल का है, लेकिन वो एक अच्छा एक्टर है और उसके भी 13 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही, छलांग, राजकुमार राव के साथ। उसके पहले उसने शॉर्ट फिल्म की। मेरी पत्नी जो है वो 2001 बैच राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट है और उसके पहले एक ड्रामा स्कूल है नीनासम, वो साउथ में है, तो वहाँ से पास आउट है। BA B.Ed हिंदी से उन्होंने किया, तो उनकी थिएटर में अच्छी पकड़ है। तो हमारे ग्रुप, अभी मैंने इतने सालों बाद, काफ़ी थिएटर करने के बाद 4 साल पहले ग्रुप रजिस्टर्ड किया जिसका नाम है रंग विशारद। तो रंग विशारद से हमने कई सारे प्लेस किए, उसमें से अमली है, रसिक संपादक है, बड़े भाई साहब हम पिता पुत्र दोनों परफॉर्म करते हैं। अच्छा। और एक नाटक है बूढ़े ने कहा जिसमें हम पति पत्नी परफॉर्म करते हैं। एक प्ले है लागी छूटे ना जो थिएटर से रिलेटेड है वो पूरा प्ले। तो ऐसे बहुत सारे प्लेस हैं और उसमें से एक प्ले जो मुझे लगता है उसमें मैं लगभग 70 से 80 साल के व्यक्ति का किरदार करता हूँ। तो उसमें एक पोएट्री है, मैं वो आपको सुना देता हूँ। हम भूल जाएंगे उस जगह जहां की धूल हमारे पैरों की तहों में बसी है। एक दिन गर्म तपती हुई रेत पर चलकर नदी के ठंडे पानी में पांव डुबोने की स्मृति को फिर से पाने जाएंगे और पाएंगे कि नदी सूख चुकी है और हमारे पैर पत्थर हो चुके हैं। एक आदमी कान में आकर कहेगा, मर जाना चिड़ियों की स्वाभाविक परिणति है और झड़ जाना पत्तों का। एक रात एक आदमी पास कान में आकर कहेगा, पीछे मुड़कर देखने का अर्थ है पत्थर हो जाना। पीछे मुड़कर देखने का अर्थ है पत्थर हो जाना। क्या बात है। बहुत बहुत हमारे जो दर्शक हैं जो देखेंगे, वाकई आज की जो पंचायत है ऐसा लग रहा है कि सार्थक हो रही है और आपका आना इतना सुखद अनुभव देगा हमारे सभी दर्शकों को। तो आप सब जरूर देखिएगा। अच्छा, सबके अंदर देख के एक उत्सुकता बढ़ेगी सुशील जी कि जो आपने आपकी जो संस्था आपने बताया कि आपने जो रजिस्टर्ड करवाई है, सॉरी क्या नाम, रंग विशारद। तो इसके अंतर्गत जो आपने थिएटर्स किए हैं, जो नाटक किए हैं, तो वो देखने को मिलेंगे किस प्लेटफॉर्म पे? आजकल तो यूट्यूब का ट्रेंड चल रहा है। हाँ, दरअसल में मैं पूरी तरह से इग्नोर करता हूँ, खासकर आपको थिएटर का जो है ना वो ऑनलाइन मंच पे थिएटर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए प्रॉपर मंच में जहाँ थिएटर होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक का थिएटर मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात। तो अगर आपको देखना है, कभी ऐसा होगा तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा अपने प्लेस की, पर्सनल लिंक भेजूंगा ताकि आप वो पूरा प्ले देख सकें। और मैं ये पूरे रीवा शहर से बोलना चाहता हूँ और यहाँ के माननीय जो आपके सांसद जी हैं, MLA हैं, जो भी हैं, मंत्री जी हैं, और सिटी केबल से भी बोलूँगा कि वो एक ऐसा थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें ताकि हम रीवा के लिए कुछ प्रस्तुतियाँ दे सकूँ यहाँ पर आकर के, ताकि एक बार ये पता चले कि हाँ मैं रीवा का हूँ और रीवा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरा सवाल के पहले आपने जवाब दे दिया कि आप इतने उच्च मतलब शीर्ष तक पहुँच चुके हैं। तो रीवा शहर की जो युवा हैं जो लगे हुए हैं इस फील्ड की ओर, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे या मन में क्या विचार है? तो आप अपनी बात कह रहे थे, सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया जी। मेरा यही है कि मैं यहाँ पर आकर के जितनी भी मेरी प्रस्तुतियाँ हैं तो रीवा में एक बार उनका मंचन हो और उसके लिए मुझे किसी भी सिर्फ साधन मुहैया करा दिया जाए, एक हॉल जहाँ पर हम परफॉर्मेंस कर सकें।
और बाकी रीवा के जो यूथ हैं, रीवा के रंगकर्मी हैं और मेरे पुराने मित्र जितने भी हैं, उसमें से शैलेंद्र द्विवेदी हैं, ओम द्विवेदी हैं, श्याम भाई हैं और डॉक्टर विद्या प्रकाश जी हैं। तो इतने सीनियर्स के रहते हुए और रीवा में रंगमंच थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि उसको और ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ संस्थाएं हैं जिनके पास सरकारी सहायता भी है उनके पास, तो उनको और उठकर आगे आना चाहिए। रीवा को एक अलग मुकाम पे खड़ा करना चाहिए, जहाँ पर हमने कम से कम पहुँचाया था उससे और ऊपर ले जाना चाहिए रीवा के रंगमंच को। और यहाँ का जो यूथ है उसके लिए बस एक ही है कि आप स्टडी करना शुरू करो, आप पढ़ो थिएटर के बारे में, आप थिएटर के बारे में जानो। थिएटर यहाँ का फोक इतना हमारा रिच है, आप फोक को समझिए, यहाँ की भाषा के प्रति अपना आप प्रेम रखिए, क्योंकि आप अपनी भाषा से प्रेम नहीं करेंगे तो आप किसी से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी भाषा से प्रेम करो। आप चाहे नाटक हिंदी में कर रहे हो या बघेली में कर रहे हो, तो आप कम से कम एटलीस्ट नाटक करते रहिए। आपको नाटक पढ़ने की जरूरत है, नाटक करते रहिए, नाटक जिए, मतलब जीते रहिए नाटक में। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जब कभी भी वर्कशॉप हो मैं आऊँ और लोगों को मैं यहाँ पर जो भी मैंने सीखा है मैं उनके साथ शेयर करूँ, और जो मुझसे नहीं आता है मैं वो उनसे सीख करके जाऊँ। तो मेरी यही आशा है और सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सीखिए और मुझे भी कुछ सिखाइए। अच्छा सुशील जी, जब आप रीवा में थे और रीवा में जब आप थिएटर करते थे, नाटक करते थे, तो उस वक्त मुझे ऐसी जब आप आने वाले थे तो मैंने काफी आपके बारे में सर्च किया था। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे को सर्च कर रही हैं। तो मुझे ये जानकारी मिली कि जब आप यहाँ थे उस दौर का एक नाटक था समझौता, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो समझौता नाटक बहुत फेमस हुआ था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था और लोगों को बहुत पसंद आया था। तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहूंगी। उसके पहले एक नाटक मैंने, मेरी जिंदगी का सबसे पहला नाटक मैं आपको बताता हूँ, वो था सदाचार का तावीज़, जिसमें मैं एक कुत्ता बना हुआ था और मेरे कोई डायलॉग्स नहीं थे और मेरे ऊपर एक कम से कम 50 किलो का व्यक्ति मेरे ऊपर बैठता था। उपेंद्र भाई थे, वो मेरे ऊपर बैठे रहते थे और मैं पूरे नाटक के दौरान जीव निकाल करके ऐसे से करता रहता था। फिर क्योंकि वो उस समय नुक्कड़ नाटकों का बहुत ज़्यादा चलन था, फिर बदलू फंस गया चक्कर में वो किया, इंस्पेक्टर माता दी चांद पर वो भी हम नुक्कड़ करते थे। फिर एक प्ले हुआ जस्मा ओढ़न। जस्मा ओढ़न बहुत कमाल का नाटक था। आप समझौता की बात कर रही थी, समझौता मैं जब भोपाल से वापस आया था तब मैंने वो किया था। उसके पहले जस्मा उड़न किया था। तब तक आप काफी परिपक्व हो चुके। हाँ, तब तक मैं मतलब काफी थिएटर कर चुका था। जस्मा उड़न क्योंकि वो पूरा ही नाटक म्यूजिकल है, तो बहुत सारे उसमें गाने थे। उसका एक गाना अभी मैं आपको गुनगुना देता हूँ। मैं तो केल रे चढ़ूं चंपे उतरूं, मैं तो जो हूँ मेरे बिराजी की बात। मैं तो केल रे चढ़ूं चंपे उतरूं, मैं तो जो हूँ मेरे बिराजी की बात। लगन आए पास जी, लगन आए पास जी, मेरे कौन आए कौन आ रहे, एक आया नहीं माड़ी जा वीर रे। लगन आए पास जी, लगन आए पास जी, लगन आए पास जी, लगन आए पास जी। क्या बात है। इसी बहाने हम लोगों ने आपकी आवाज भी सुन ली और सिटी केबल के दर्शकों ने भी सुन लिया कि बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी हमारे बीच बैठे हैं, तो इनके डायलॉग तो आपने सुने ही, साथ ही साथ आपने इनकी मधुर सी आवाज को भी सुन लिया। वाकई आज हमारे दर्शक बहुत खुश होंगे सुशील जी। अच्छा, थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। जी। तो आपने बताया कि आपकी जो वाइफ हैं, आपकी जो श्रीमती जी हैं, वो भी थिएटर में हैं और आपका बेटा भी समर्पित है। तो अमूमन ऐसा होता है कि जो एक रेलगाड़ी की जो दो पहिए होते हैं अमूमन अलग अलग दिशा में भटकते हैं, पर ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि जो आपकी रेलगाड़ी की जो दोनों पहिए एक ही ट्रैक पे हैं। तो जानना चाहूंगी कि ये दोनों पहिए घर वालों ने मिलाए हैं या आपने खुद से इन पहियों का समागम कैसे हुआ? दरअसल में ये बड़ी मतलब अनोखी घटना है और मुझे ऐसा लगता है कि
आपने ये बहुत पर्सनल सवाल पूछ लिया है। नहीं, लेकिन दर्शक उत्सुक होंगे जानने के लिए जरूर। मुझे लगता है कि जो रंगमंच से प्रेम करेगा वो सभी से प्रेम करेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीचर से प्रेम हो गया था। दरअसल में जो मेरी पत्नी है वो मेरी एक वर्कशॉप में मेरी टीचर थी, और पन्ना में एक वर्कशॉप हुई थी और वो वहाँ एज ए टीचर आई थी। तब मैं भोपाल से आ चुका था और उस वर्कशॉप में मैं स्टेज मैनेजर था। तो पता चला कि कोई दिल्ली से मैडम आने वाली हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पास आउट हैं वो। तो मैंने कहा होगा, देखते हैं यार कौन सी मैडम होगी, क्या हो गया। और बड़ा हुआ था कि वीणा मैडम आ रही, वीणा मैडम आ रही, वीणा मैडम आ रही। और जितना पूरा पहले जो टीचर्स आ चुके थे वो सब बता रहे थे कि उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ये काम किया, वो RRC में वहाँ बैंगलोर में काम कर रही हैं और काफ़ी जगह वो थिएटर करके आ रही। तो सब हुआ बना हुआ था। तो आपके अंदर ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ कोई मैडम आ रही? मुझे लग रहा था कि यार को देखूं तो जरा कौन है। तो उस समय थोड़ा थोड़ा हल्की ठंड पड़ रही थी, अक्टूबर का समय था। तो लोग वहाँ से कुछ लोग उनको सतना, पहले ट्रेन सतना तक आती थी तो वो सतना में रिसीव करके आए, और मैं सुबह अपना जहाँ वर्कशॉप हो रही थी वहाँ पर था, पहुँच गया था कि स्टेज मैनेजर मुझे वेलकम करना है, एक टीचर आ रही हैं। तो हम सब रास्ते में खड़े देख रहे हैं कि यार मैडम आ रही, कहाँ आ रही है, कौन सी मैडम आएगी, कहाँ आ रही, कोई नहीं आ रहा है बहुत दिन। और ये भी लगा कोई गाड़ी वाड़ी आएगी, कुछ होगा। और थोड़ी देर बाद एक रिक्शा दिखा, तो रिक्शे में मैंने कहा रिक्शे में यार कोई आ तो रहा है, लेकिन ऐसे कोई लड़की टाइप में छोटी सी बच्ची बैठी है, कोई ऐसा तो नहीं है। वो रिक्शा वापस से कैंपस की तरफ मुड़ी है। मैंने कहा ऐसे करके, मैंने कहा थोड़ी देर बाद वहाँ से एक छोटा सा आइटम उतरा और मैंने देखा लोग बात, उन्होंने बताया कि वर्कशॉप यहीं चल रही है। मैंने कहा जी जी आप कौन? बोले मेरा नाम वीणा। मैंने कहा अरे नमस्ते मैडम आइए आइए। फिर मैंने ऊपर से नीचे देखा, मैंने कहा कि यार हाइट काफ़ी छोटी है। तो मैंने कहा अच्छा मैडम है। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं काम करके आया हुआ था भोपाल से, तो मुझे लग रहा था कि अच्छा यार कोई नहीं, ठीक है बच्ची टाइप को दिख रही, संभाल लेंगे। लेकिन जब अंदर क्लास उस टीचर की शुरू हुई तब लगा कि नहीं यार हमने हल्के में टीचर हल्के में ले लिया। बहुत डेप्थ है, मतलब काफ़ी पढ़ा उन्होंने। और क्योंकि वो ऑलरेडी पहले 2 ड्रामा स्कूल से पास आउट होकर के आई थी, तो और नया स्टूडेंट जब पास आउट होकर के आता है और पढ़ाता है तो सीधी सी बात है आपको बहुत अलग ही ग्रेस रहता है। तो जब उन्होंने क्लास कंडक्ट की तो सारे बच्चे क्योंकि नए थे, उनने ज़्यादा थिएटर नहीं कर रखा था, उसमें से मैं बहुत एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं रेपेटरी होकर के आए थे। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट होते थे, कोई किसी भी एक्सरसाइज मेरे पे होते थे, क्योंकि ट्रस्ट मुझ पे था कि हाँ ये कर लेगा। तो वो ट्रस्ट फिर आगे चल के इतना बड़ा ट्रस्ट बना कि लाइफ का ही पूरा ट्रस्ट आ गया आप पे। और वो वाकया बहुत ही मतलब ऐसा था कि जब ये होता है ना कि आप ठान लेते हो कि आपको प्रपोज कौन करेगा, तो स्टूडेंट अपने उसमें था कि नहीं यार मैं तो गर्दन झुका के रहूंगा टीचर की, मैं बुलवा के रहूंगा। और टीचर ये वेट कर रहा था कि इसमें से कौन बोलेगा मुझे। और फिर अंततः जीत मेरी हुई, उन्होंने प्रपोज किया और मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तो जीवन में आपको एक अच्छी जगह रुकना है, ठहरना है। और आपके जीवन में अगर लाइफ पार्टनर, और मुझे लगता है कि जब आपको कोई लड़की प्रपोज करे ना तो ऐसा लगता है कि वो दुनिया की सारी मर्यादाएं तोड़ के आपका हाथ थामती। तो मुझे ये लगा कि जीवन में आप उस दौर में तो बहुत बड़ी बात थी। तो आप सबके पीछे भागते हो, लेकिन जब कोई आपके पीछे भागता है तो मुझे लगता है आपको भागना छोड़ देना चाहिए और उसका साथ चल देना चाहिए। तो वही काम मैंने किया, इसलिए फिर आप क्या बात है, इससे आपके अंदर का जो पुरुष है वो जानने को मिला कि वाकई आप महिलाओं के प्रति इतना अच्छे विचार रखते हैं कि कोई सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर हमारे पास आया है तो हमें वहीं पे ठहर जाना चाहिए। एकदम बहुत बहुत बड़ी बात कही सुशील जी आपने। और बेटा आपका 12 साल का हो गया है ऐसा आपने बताया, तो आपने बेटे को भी इसी राह में, अच्छा आपके बेटे को भी इसी में इंटरेस्ट आया या उसका कुछ और फील्ड था, वो कुछ और बनना चाहता था या करना चाहता था, या बचपन से उसने यही सब देखा तो उसके भी जहन में रंगमंची रचा बसा है? सही मायने में तो मैं देखता हूँ कि जब किसी भी बच्चे की जो दीक्षा है या शिक्षा है वो पेट से ही शुरुआत हो जाती है उसकी। और मुझे लगता है कि जब वो पेट में था तो मेरी पत्नी उस समय बच्चों के लिए थिएटर कर रही थी, एक TI विंग से थिएटर इन एजुकेशन,
तो उसने अपना ऑफिस जो है आई थिंक 9th मंथ जब चालू हुआ तब तक उस ऑफिस जाना उसने छोड़ा नहीं। जब डॉक्टर ने ये बोला कि प्लीज़ अब आप ज़्यादा कर रही हैं क्योंकि आप कभी भी डिलीवरी आपकी नज़दीक आ जाती, तो उस दौरान वो प्रेग्नेंट थी तो दौड़ दौड़ करके काम कर रही थी। अभिमन्यु की तरह हाँ, है, उस बच्चे ने वो सारी चीजों को अपने आत्मसात किया। तो जब वो इस धरती पर आए और जब बोलने की कला वो सीख रहे थे या जब वो बोलना सीख रहे थे, तो उनके मैं जब काम करता था कंप्यूटर पे या म्यूज़िक का घर पे कभी रियाज करूँ तो आकर बैठ जाते थे, और जब टीवी देखना शुरू किया तो वो म्यूज़िक ही सुनते थे। तो हम टीवी चला के छोड़ देते, वो गाना सुनते अपने पढ़ लेटा रहता जब गोदी में था। और सबसे पहली कम उम्र का परफॉर्मेंस उन्होंने शुरू कर दिया जब वो लगभग 4 साल के थे, तब उन्होंने अपना पहला नाटक किया और उसमें लीड रोल किया, वो भी उन्होंने अली बाबा 40 चोर में। और अब थोड़े थोड़े उनके चेंज हो रहे हैं कि मुझे यूट्यूबर बनना है और गेमिंग का कुछ करना है, लेकिन बेसिकली उनका जो भूत है वो एक्टर है। हाँ, तो वो काफ़ी सारे उन्होंने फिल्में की, एक बड़ी फिल्म उन्होंने की बावली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यूट्यूब की तरफ इसलिए जा रहा है रुझान की, ऐसा हम मान सकते हैं आज का जो यूथ है। अच्छा, यूट्यूब के बारे में बिल्कुल सुशील जी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि बहुत जल्दी फेमस होने का जो एक प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब, आपको मिलीनियर बना देता है, मिलियंस व्यूज बना देता है। तो इसके बारे में, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है वो भटक भी रहा है। एकदम। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो युवाओं की सोच है ये कहाँ तक है, और उनके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे केबल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को एक दिशा बताइए, एक राह बताइए कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ के बाद वो गलत शुरू होगी। मुझे लगता है कि अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हो गए हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, आपके मैक्स प्लेयर है, C5 है, जितने भी चैनल्स हैं। सही मायने में देखा जाए ना, तो आप जो रूट्स है ना, रूट्स आप मत छोड़िए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए, क्योंकि ऑनलाइन थिएटर का कोई भविष्य नहीं। आप ये खुद देखिए, आप मोबाइल पे या फेसबुक आप खोलते हैं और आप स्क्रॉल करते रहते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो 3 सेकंड के लिए आप देखते हैं। तो अगर बात अपनी आप 3 सेकंड में आप अपना मैसेज दे सकते हैं या 5 सेकंड में आप अपनी बात अच्छी तरह से कर रहे हैं, कोई वल्गैरिटी नहीं है उसमें, किसी भी तरह की अश्लीलता नहीं है, अगर तभी आप उस पर रुक रहे हैं, बाकी तो परोसा जा रहा है। आप देखते जाइए, हर एक चैनल, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में चैनल अगर जो बन रहे हैं, ज्यादातर लोग उसमें पहले अश्लीलता परोस रहे हैं। आप वहाँ का रिचुअल्स, वहाँ का खाना, वहाँ का पहनावा, वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा के बारे में बात नहीं करते। सबसे पहले आपके दिमाग में जो फितूर चल रहा है उसको आप वहाँ पर ले आते हैं। आपकी गंदगी सबसे पहले आप अपनी ऑनलाइन में परोस जाते हैं। हाँ, आप किसी भी शहर का नाम डाल के वहाँ पर किसी भी आप उसका नाम सर्च करेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ के फोक की बात करेंगे, वहाँ के खाने की बात करेंगे, वहाँ की बोली की बात करेंगे तो वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। उस तरह के लोग नहीं मिलते हैं आपको, कोई यूट्यूबर नहीं बनाता है। यूट्यूब पे सिर्फ झूठ परोसा जाता है, कोई कुछ सुना रहा है, कोई, मैं क्यों सुनूंगा तुम्हारी बकवास यार। मेरे पास किताबें, सबकी अपनी डिक्शनरी हो चुकी है, सबका अपना नॉलेज हो चुका है एकदम। क्योंकि आप जब अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे तो अच्छा बोलेंगे। मुझे लगता है कि जीवन में क्या है ना, लोग बाग, मैंने अपना एक फलसफा बनाया है कि इंसान जितनी ज्यादा जर्नी करता है ना, उतना ज्यादा वो लर्न करता है। जितना ज्यादा सफर करता है उतना ज्यादा वो सीखता है, और जितना ज्यादा लर्न करता है उतना ज्यादा अर्न करता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो गया, वो बैठ गए हैं, वो मोबाइल के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठ गया है और बैठ करके कंटेंट बन। आप कैसे, कहीं देख ही नहीं रहे हो। आप अपने रीवा के बारे में ही, कल मुझे आपके रीवा में ही एक लड़का मिला, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ऐसा वैसा, ये है वो है, मुझे मॉडल बनना है। बट आप किस दिशा में जा रहे हो? उससे मैंने पूछा कि अच्छा, आप किसी बड़े मॉडल्स के बारे में बता सकते हैं, आप किसी फैशन डिजाइनर के बारे में बता सकते हैं, कोई आपने क्या पढ़ा, रीवा का इतिहास के बारे में कुछ पता है आपको? उसको कुछ नहीं पता है। वो रीवा की हिस्ट्री के बारे में कह रहा है कि मैं यहाँ नहीं रहता था, मैं बाहर रहता था। तो आप बाहर रहते थे, आप रीवा के बारे में नहीं जानते, तो आप खुद के बारे में नहीं जानते। तो वही है कि सबसे पहले जो कल्चर जो उल्टा हो गया है, दरअसल में क्या हो गया ना कि सेल्फ, सोसाइटी एंड एजुकेशन। अभी क्या हो गया, एजुकेशन फर्स्ट हो गया। आज कोई ये नहीं जानना चाहते कि आप क्या हो, हम क्या है। पहले आप तो जानो ना कि आप क्या हो, फिर आप जब सेल्फ के बारे में जान जाओगे तब आप
सोसाइटी के बारे में जाना है। जब सोसाइटी के बारे में आप जानेंगे तो आपको सोसाइटी ही आपको एजुकेट कर देगा कि यार ये पढ़ा लिखा लड़का है, अपने बड़ों का पैर छूता है या प्रणाम करता है, संस्कार है। तो यही हो गया कि ज्ञान की परिभाषा ही नहीं पता है कि ज्ञान कितने तरह के हैं, आप भागे जा रहे हो। बस आपको क्या लेना है वो आपको पता ही नहीं कि आप किस तरह का ज्ञान लेना चाहते हैं। आपके सामने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रख दिया गया, उसको ये नहीं पता है कि आप थिएटर की बुक्स पढ़ें, नाटक पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, कहानियां पढ़ें, इवन लिटरेचर इतना सारा, हिंदुस्तान अपने रीवा में ही इतना सारा साहित्य है। और हिंदी का लाइब्रेरियों की जो बुक्स हैं उन पे जंग लग रही है और उन पे जाले लग रहे हैं। और सिर्फ हम आज की डेट पे वाकई सुशील जी ये बहुत दुखद भी है कि हम सिर्फ मोबाइल का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और आजकल की जो युवा पीढ़ी है ये बिल्कुल उसी और रफ्तार से भाग रही है। पर आपने उनके लिए वाकई ये मैसेज दिया कि आप पहले खुद को जानिए और इसके बाद सोसाइटी को, देन एजुकेशन को, सोसाइटी आपको एजुकेट। एकदम बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुशील जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बघेल खंड से बिलोंग करते हैं, हमारे रीवा शहर से, और आपका पुस्तैनी गांव जो है मछियार के पास बगधा। अच्छा, तो बगधा, तो डेफिनेटली आपकी जो बोली बानी है वो बघेली होगी। तो क्या आपने बघेली भाषा के कुछ नाटक किए हैं? बघेली नाटक के गाने तो नहीं किए, लेकिन यहाँ का कल्चर मैंने, अपने एक नाटक अभी मैंने किया था अमली, ऋषिकेश सुलभ जी का नाटक है, और उसमें मैंने बघेल खंड के जितने आपके सांस्कृतिक गीत हैं उन सारे गीतों को मैंने अपने एक नाटक में पूरी तरह से डाला, और पूरा कल्चर मैंने वो रीवा का ही दिखाया। रीवा की ही पूरी शादी, पहला सीन ही वहीं से शुरू होता है जिसमें पूरी शादी रीवा की है, और रीवा के जितने भी उसमें गाने हैं, चाहे वो सोहर हो या विवाह हो या आपके चढ़ाव के गाने हों, तो सुहाग हो गया, विदाई हो गया, वो सारे हमने गाने, कुछ गाने हमने कंपोज करके उसमें नए गाने भी लिखे विदाई के, जी, तो उसमें सारे गाने हमने बघेल खंड के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा नाटक है, मैंने जहाँ कहीं भी किया, बनारस में इसका परफॉर्मेंस किया, उड़ीसा में इसको परफॉर्म किया, दिल्ली में इसको परफॉर्म किया, तो जहाँ जहाँ भी जब हमारी अपनी ये होती कि विंध्य की बात होती, जब ये पूछते हैं कि यार ऐसी शादी कहाँ, और वो भी शादी आज की वाली शादी नहीं, जब उस जमाने में शादी होती थी जब वो मौर वाला, लंबी वाला लटकते रहते, एकदम हाँ, या समझ लीजिए जौने में राम लक्ष्मण के फोटो लगा रहा था। अच्छा। जामा जोड़ा। अच्छा, मान ले आज यह समय के जो शेरवानी जो कहावत थी, ये जामा जोड़ा रहा, वो जामा जोड़ा है ना, वो जामा जोड़ा के डिजाइन शेरवानी में कन्वर्ट एकदम तो पूरा हम जामा जोड़ा पहनाए ना वहाँ। वो जो हमारा एक्टर था वो बेसिकली मुस्लिम था जिसने पहन रखा था, लेकिन जब उसको पहनाया तो वो पूछता था कि दादा ये क्या है, इसमें कैसा होता है, क्या फील होता है, तो मैंने बताया उसको कि रिचुअल्स क्या हैं, कैसे कन्यादान होता है, कैसे लावा परसते हैं, वो सारे रिचुअल्स मैंने अपने उस नाटक में रखे। और जिन्होंने भी वो नाटक, हमारे यहाँ का जो दूल्हा है वो राम रहता है, और हमारे यहाँ की जो दुल्हन है वो सिया रहती है, तो अपने आप को राम समझो। तो वही है उसमें एक, जब भी मुझे बड़ा पसंद है वो गाना, मैं अभी भी जब कभी भी सुनता हूँ तो ऐसा लगता है। चाहूंगी कि अगर आप 2 लाइन सुना दें, थोड़ा सा मॉडिफाई। हाँ, बाखरी के आस पास सोनेरा सोनार हो जी, सोनेरा सोनार हो जी, माथे बेंदी हाथ सिंदूरा, क्या है, माथे बेंदी हाथ कंगना, सिया का सिंगार हो, माथे बेंदी हाथ कंगना, सिया का सिंगार हो। क्या बात है, ये तो बहुत सुंदर सी अंजलि है जिसका समावेश आपने किया है उस नाटक में, अमली बिल्कुल। और मुझे उत्सुकता हो रही है उसको देखने की कि काश मैं भी देख पाऊं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इतना सब कुछ आपने बघेल खंड का समावेश किया है तो डेफिनेटली हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे आपके उस नाटक को। पर बात वही है कि हम जरूर मैं आपको कुछ क्लिप्स में आपको दूंगा, तो आप वो जरूर बिल्कुल हम अपने दर्शकों तक भी वो जो क्लिप्स है आप तक पहुंचाएंगे, और जरूर देखिएगा कि यहाँ ना रहते हुए भी जो दिल है वो हमारा बघेल खंड में यानी सुशील जी का बसता है, और तभी उन्होंने यहाँ की जो पूरी संस्कृति है, जो संस्कार गीत हैं, उन सारे गीतों को उठा के अपने उस अमली नाटक में पिरोया है और जाके देश के जगह जगह उसकी प्रस्तुति दी है। और सबसे बड़ी बात कि मेरी पत्नी जो है वो
उनको बघेली नहीं आती है और ना ही भोजपुरी आती है, और बेसिकली उनकी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो कन्नड़ है। लेकिन जब वो भोजपुरी बोली है उस पूरे नाटक में, तो या किसी ने भी ये नहीं बोला होगा कि भोजपुर की नहीं है। और मैंने जितने भी मेरे उसमें एक्टर थे, तो मैंने बहुत सारे लोगों को बघेली के शब्द दिए, उसकी जो आपका टोन है बघेली का, मैंने कहा कि आप बाराती जो हैं ऐसा बोलेंगे और घराती जो हैं भोजपुर का। तो पूरा जो लड़की पक्ष था वो पूरा बघेलखंड का था, और जो लड़का पक्ष था वो पूरा भोजपुर का वो था। अच्छा सुशील जी, लास्ट में एक और आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि आपने इतना काम किया है और हर क्षेत्र में किया है, जो हमारे यहाँ का बघेली लोक संगीत है। जी। तो कहते हैं जिस तरह से आप बुंदेली लीजिए, तो बुंदेली की जैसे राई जो है एक रिदम प्रधान है और बिल्कुल अलग ही उसका एक रंग चढ़ता है, और भोजपुरी तो आप देख ही रहे हैं कि भोजपुरी का क्या रंग चढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ का जो बघेलखंड का जो संगीत है, तो इसका जो है ये भाव प्रधान, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी जो बघेली की जो लोक संस्कृति है, जो हमारे लोकगीत है, वो भाव प्रधान है, शब्द प्रधान है। तो इसके उत्थान के लिए क्या प्रयास किए जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग, फिर मैं YouTube पर ही आ जाऊंगी कि सब लोगों ने हालांकि ये प्रयास किया है, कई कलाकार ऐसे हैं कि जो बैठ के और इन गीतों का एक माध्यम उनको लगता है कि डिजिटलाइजेशन हो जाएगा इसका, तो वो सारे संस्कार गीतों को या जो भी गीत है तो वो गा के और उसमें रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि इसका संरक्षण, संवर्धन और एक ये नए रूप में खिले, उसके लिए क्या प्रयास किए जाए? एक तो कि हमारा जो बघेली संगीत है बहुत रिच है, और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो बघेली संगीत है या बघेली जो बोली है वो कुंवारी है, उसका किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप किसी दूसरी भाषा के साथ जैसे ही कोई दूसरी भाषा मिलती है उसका अपभ्रंश हो गया है। अगर आपने देखा पंजाब के साथ वेस्टर्न मिक्स हुआ, पंजाब का म्यूजिक खत्म हो गया। बुंदेली के साथ जो प्रॉब्लम हुई, उन्होंने डीजे और वल्गर ला करके मिक्स किया, तो सारा अश्लील हो गए बुंदेली का जो संगीत था। इसी तरह भोजपुर का संगीत भी जो है, वो जो रियल संगीत था उससे कहीं ज्यादा अश्लील संगीत भोजपुर का आ चुका है। लेकिन बघेली में आज भी किसी की हिम्मत नहीं होती है कि आप उसको छेड़ दे, कुछ ऐसे हमको हमारी जो संस्कार गीत हैं, अगर आप गारी की बात करें तो गारी अपने आप में ही संपन्न है, उसके लिए आपको कोई दूसरी भाषा को जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जब कलेबे में गारी देती हैं या जब बारात दरवाजे पे लगती है, तो जब कन्या पक्ष की जो महिलाएं हैं वो आपको जब वर पक्ष के पुरुषों को गाली देती हैं, गाली परोसती है, तो वो इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है ना, उसमें कोई अश्लीलता नहीं है, किसी भी तरह का कोई छल नहीं है, किसी भी तरह का कोई कपट नहीं है, मुस्कुरा करके सुनते हैं और सब मजे लेकर के। तो मुझे लगता है कि बघेली का बचे रहना सबसे बड़ा अगर यही कारण है कि उसकी जो प्योरिटी है, उसकी वर्जिनिटी है जो है अभी भी बची हुई है, और भगवान करे ऐसा ही रहे। और जितने भी नए सिंगर हैं या नए म्यूजिशियन हैं, जितने भी लोग, मैं उनको यही बोलूंगा कि आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट मत करिए, आप इसकी प्योरिटी को और बढ़ाइए, इसकी निश्चलता, इसके जो सुर हैं उसको आप जरूर इधर उधर कीजिए, बट इसको वेस्टर्नाइज मत कीजिए, इसको पाश्चात्य संगीत में मत ढालिए, क्योंकि इसका जो सोल है, बिल्कुल वो तो खिचड़ी हो जाएगा, एकदम उसकी आत्मा निकल जाएगी, एकदम निकल जाएगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इस विरासत को बचा के रखना चाहिए, और जो लोग भी यूट्यूब में गाते हैं कम से कम सुर में गाए, इसको बेसुरा, क्योंकि इतने सारे राग हमारे उससे मिले हुए हैं लोकगीतों से। पहले के जमाने बिल्कुल जाना मतलब यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि वो जो हमारी पुरखिन रहा करती थी, दादी नानी का की, कहीं कोई वो उनको कोई शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था कि हमने ये राग किया है, लेकिन वो बरुआ जो गाती हैं एकदम तो वो विलंबित एक ताल है, पूरा कोई नहीं गा सकता जितना लय में। और जब सुबह आप उठ के सुनते हो उस गाने को, वो फील है हमारा। जब तक वो गाने नहीं होते ना, वो जब सुबह उठ करके जब गाती हैं महिलाएं, वो फील पैदा होता है, ब्याह जो गाती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ शादी हो रही है और अब होने जा रही है शादी। बघेली संगीत को बढ़ाने के लिए या इसका और भी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बात कही थी कि लोक संगीत या संस्कार गीत या पारंपरिक गीत या ऋतु गीत, इनका कोई वृद्धाश्रम भी नहीं है।
ये पीढ़ी दर पीढ़ी आया है हमारे पास, ठीक है, और विरासत में मिला हुआ है। ऐसा ना हो कि हम इसको खो दें। इतनी बड़ी धरोहर, ये किसी किले से कम नहीं है, किसी संपत्ति से कम नहीं है। इतनी बड़ी संपत्ति हमारे पास है कि अगर हम कहीं किसी बाहर विदेशों में, लेकिन आज की जो यूथ जनरेशन है, युवा, अक्सर हम जाते हैं, देखने को मिलता है कि हमारे ही यहाँ की जो लड़कियां हैं फिल्मी धुनों में गीतों को गुनगुनाती हैं, जो हमारे लोग, जो कई बार सुनने को ऐसा मिलता है कि जो फिल्मी गीत हैं उन पे वो लोकगीत बना के गा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ का संगीत इतना कमजोर था कि हमें फिल्मी गीतों का सहारा लेना पड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गया था, मैं चाइना गया, रशिया गया, आपका स्विट्जरलैंड गया, बांग्लादेश गया, पाकिस्तान गया, ठीक है, इतनी सारी कंट्रीज में जाने के बाद मैं एक बार आपको स्विट्जरलैंड की बात शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर हम लगभग 25 दिनों के लिए गए थे और वहाँ रोज स्टेज परफॉर्मेंस होती थी। हिंदुस्तान से बहुत सारे फोक कलाकार गए हुए थे अलग अलग स्टेट्स के, और मैं वहाँ पर लाइव परफॉर्म करता था। तो एक दिन वहाँ मंच पे, क्योंकि ओपन मंच था, बहुत बड़ा जिनेवा फेस्टिवल होता है लेक किनारे, तो हम वहाँ गए। एक लड़की वहाँ पर ओपेरा गा रही थी, तो कुछ नोट्स पकड़ में आए, तो मैंने कहा कि अच्छा यार, हमारे यहाँ का बिरहा कमजोर थोड़ी ना है, ओपेरा जैसे ही तो है। तो ऐसे ही हो गया, तो मैं बजा रहा था, तो मैंने ऐसे ही गाना शुरू कर दिया। तो बिरहे की 4 लाइनें बेसिकली मैंने गाई होंगी। तो थोड़ी देर बाद उसने मैच करना शुरू कर दिया, सिम्फनी बनना शुरू हो गया। तो मतलब वो जुगलबंदी हो रही थी हमारी, वो ओपेरा गा रही थी और मैं बघेलखंड का बिरहा गा रहा था। तो मेरे जो टीचर गए थे, बोले यार बेटा, आज तो तूने मेरी नाक बचा ली, कम से कम तू फिरंगी से लड़ गया आज। तो वो मुझे लगा कि मेरा बिरहा जो है ना, और कमजोर नहीं है, वो ओपेरा के बराबर ही है, और लगभग उतनी ही सांस तो ओपेरा वाले भी यूज करते हैं, और हमारे यहाँ बिरहा भी उतने ही दमखम से गाया जाता है। तो ऐसा चलता रहता है कि आप म्यूजिक तो मतलब ये चाहिए कि नदी की तरह है, जितना बहेगा उतना ज्यादा स्वच्छ रहेगा। तो चलिए सुशील जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मिली, और हमारे जो यूथ हैं वो भी समझेंगे, और आज हमारे जो सिटी केबल के दर्शक हैं वो बेहद खुश होंगे आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी जो रंगमंच की दुनिया है उसके बारे में, साथ ही साथ हमारे लोक संगीत के बारे में, और आपने इतना अमूल्य समय दिया है हमें, इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। और अब हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हुए अपने सभी दर्शकों से विदा लेंगे, और जरूर आप सब देखिएगा सुशील जी को, और साथ ही साथ आपसे जुड़े कुछ नाटक भी आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो आप सब देखिए और इसी तरह अपना प्यार बरसाइए। इसी के साथ सुशील जी हम आपसे विदा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रीवा सिटी के सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम, और सबको साहब सलाम। आप लोग जो है तो रंगमंच से जुड़े रहिए, रंगमंच देखते रहिए, रंगमंच को प्रमोट कीजिए और रंगमंच को डोनेट कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ऐसी औलाद तो बैरी शत्रु को न दे। चल यहां से, चल यहां से, मर जाते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये तुम क्या बहकी बातें कर रहे हो? हाँ, आज बड़े सवेरे से उठे हो ना, इसलिए जो मुंह में आए बोले जा रहे हो। इतनी सी बात के लिए मरने जाएंगे? अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? बेटे और बहू की डांट फटकार सुनते रहने से तो अच्छा है मर करके छुटकारा पाना। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, मौत। अरे और वैसे भी तो दिन भर कहती रहती है ना, मौत क्यों नहीं आती, मौत क्यों नहीं आती, मौत क्यों नहीं आती। अरे वो हमारे बच्चे हैं, दिन भर न जाने कितने झंझटों में पले रहते हैं। अरे किस्से में कोई बात कह नहीं, उसके लिए मरने जाएंगे, और लोग क्या कहेंगे? वाह 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 वाह, क्या बात कह दी बुढ़िया ने।